कल के लेक्चर में आपने देख लिया है कि कंडक्टर तीनों स्टेट वाले हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड कंडक्टर मतलब मेटल की बात हो रही थी, तो ये समझाया गया था आपको कि मेटल में जो कंडक्टिविटी होती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होता है। बस इतना बता दिया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मत जवाब दीजिएगा, जब भी जवाब दीजिएगा तो क्या जवाब देंगे आप? फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फ़र्क होता है वो आज समझेंगे। तो देखिए, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ के ही रखा हुआ है, राइट? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं बताना ज़रा, कि आपने वो मॉडल ये जानते हो कि बोहर्स मॉडल के हिसाब से कि बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस, है ना? और इसके चारों तरफ का क्या होता है बताओ? ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, है ना? इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इन ऑर्बिटल्स में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, राइट? और ये जानते हैं आप न्यूक्लियस किससे बनता है? बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, राइट? तो जो इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसमें से आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये जानकारी सबको मालूम है। तो कुल मिला के न्यूट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो कुल मिला के आपके जो न्यूक्लियस हो गया वो किस किस्म के चार्ज से भर गया है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से भर गया। यानी कि पूरा पूरा न्यूक्लियस किस तरीके के इलेक्ट्रिक पैरामीटर में मौजूद है बताइए? पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर किस किस्म के चार्ज होता है? नेगेटिव चार्जेस होते हैं, राइट? और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है बताइए? इन्हीं ऑर्बिटल्स में घूम रहे होंगे। यही सिचुएशन है। अब होगा क्या, ये आपको पढ़ाया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाकी डिटेल में आपको फिजिक्स में ही आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में। बाकी आप इतना समझ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है वो खींच के रखा है किसके दम पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दम पे। काहे सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस है वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। जब दो चार्ज अलग अलग नेचर का होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव। जिस वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा? अपनी तरफ खींच के रखेगा। और ये जो ताकत है उसी ताकत को ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा किसके रूप में जानते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में इस्तेमाल करेगा और उसी फोर्स को यूज करके गोल गोल घूमना चालू कर देगा। एम आई क्लियर? बेसिक फंडा। क्योंकि अगर ये घूमेगा नहीं तो क्या होगा मालूम? इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस पे। ऑब्वियस ही बात है, अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम क्या रख दें, बॉल पकड़ लूँ अगर मैं, मान लो जैसे ये डस्टर पकड़ लूँ, तो ये डस्टर को ग्रेविटेशनल फोर्स के दम पे नीचे खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है? तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो अगर ये आप चाहते हो कि नीचे ना गिरे, ये ऑर्बिटल्स में बना रहे, तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा? इसको घूमना पड़ेगा ऑर्बिटल्स में। क्योंकि किसी भी चीज़ को घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जस्ट लाइक अ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को अगर मैं रोक दूंगा तो क्या सैटेलाइट वहाँ पे बना रहेगा? नहीं रहेगा। वो आके कहाँ गिर जाएगा? ग्राउंड पे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सैटेलाइट को हम क्या कर देते हैं? स्पीड दे देते हैं, रफ्तार जितना ज़रूरी है उतना, सच दैट उसके घूमने के लिए जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगे वो फोर्स कौन प्रोवाइड करवा दे? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा बताओ? इस तरह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसको घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रखे होंगे, mv²/r, क्लास 11 में पढ़े हो। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? Fc = mv²/r, राइट? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी ना किसी को प्रोवाइड करवाना होता है। तो इस केस में वो कौन प्रोवाइड कराएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एम आई क्लियर? समझ रहे हो यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो मेटल्स होते हैं, यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं आमतौर में, उनके जो साइज होता है एटम का वो काफ़ी बड़ा होता है। साइज कैसा होता है? काफ़ी बड़ा, है ना? यानी कि ऑर्बिटल्स काफ़ी क्या होते हैं बताओ? ज़्यादा होते हैं, बड़ा होता है, तो दूर दूर तक जाता है। अच्छा ये बताना ज़रा, अगर जितना ज़्यादा आप न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका जो न्यूक्लियस का जो खींचने की ताकत है, किसको? इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा कि घटेगा?
डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे खींचने की जो ताकत होती है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये आपको सबको पता है। तो अगर आपके एटम के साइज काफ़ी बड़ा हुआ, यानी कि ऑर्बिटल्स काफ़ी दूर तक चला गया, तो न्यूक्लियस के पास ये काबिलियत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखे, खींच के रखे। समझ गए हो? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जो सबसे अंतिम ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो नाम कई सारे हैं, वो हमारे लिए इशू नहीं है। कुल मिला के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर काफ़ी दूर हुआ तो न्यूक्लियस के पास खींच के रखने की ताकत कम। जब खींच के रखने की ताकत कम है तो कितने लोग समझ पा रहे हो कि ये ऑर्बिटल से छटक के बाहर निकल जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। भाई इसको बांध के कौन रखा है, न्यूक्लियस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं कह रहा हूँ किसी भी वजह से हो, पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कमज़ोर पड़ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने साथ बांध के रखने की काबिलियत अगर कम हो जाए एटम की, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से छटक के कहाँ जा सकता है, बाहर। यानी कि वो आप किसी भी न्यूक्लियस से बंधा रहे टाइटली, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? साइज बड़ा होने से, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पूलिंग कैपेबिलिटी थी वो क्या हो चुकी है, कम। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे क्लासरूम है, आप स्कूल में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपके अलग अलग रोज हैं, बेंचेस हैं, तो एक फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच और इस तरह से लास्ट बेंच की तरफ की चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए, टीचर को किनको कंट्रोल करना सबसे आसान बनता है, फर्स्ट बेंच वाले को, क्योंकि आप सबसे नज़दीक में हैं तो टीचर के कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है नज़दीक के बच्चों को कंट्रोल करने का, रैदर देन कि आप कहाँ चले जाए, बहुत लंबे डिस्टेंस में जाके बैठ जाए। वहाँ तक ना ठीक से टीचर को उतना बेहतर तरीके से दिखेगा भी नहीं जितना कि पहले बच्चे वो कंट्रोल कर सकते हैं, कंपेयर जितना कि वो लास्ट बच्चों को कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? ठीक उसी तरीके से एटम में न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास ये जो ताकत है, जो ये काबिलियत है कि इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में रखे, बांध के रखे, वो क्या होता चला जाएगा, कमज़ोर। और जब बांध के रखने की कमज़ोर ज़्यादा हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के आवारा बनने के चांसेस सबसे अधिक है, निकल के बाहर निकल जाना। समझ गए हो? तो होगा क्या, रूम टेम्परेचर समझते हो? रूम टेम्परेचर, जैसे ये रूम का जो टेम्परेचर है, तो नॉर्मल सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होता ही है। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है बताओ, हीट एनर्जी का मापने का तरीका। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो यहाँ इस वक्त मौजूद है ना, तो उतना एनर्जी भी सफिशियंट होता है कि ये जो कमज़ोर इलेक्ट्रॉन है इसको तोड़ के क्या कर लेना, बाहर निकाल लेना। जो इस वक्त जो रूम में जो टेम्परेचर है मान लो, उसमें यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो मौजूद है, हीट एनर्जी, उतना एनर्जी भी सफिशिएंट होता है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर तरीके से बंधा हुआ है, तो इसको अब बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर हालत में ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के क्या हो जाता है बताओ, इस एटम से क्या हो जाता है, बाहर। ध्यान रखना, एटम से बाहर होना और लैटिस से बाहर होने में फ़र्क है। ये सिर्फ एटम से बाहर हो रहा है, लैटिस से नहीं। अब इसका क्या मतलब सर, मान लो ये आपके पास एक कॉपर वायर, एक सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कौन मौजूद है, एटम। इतना तो जानते हो, अवगाद्रो नंबर पढ़े होगे, तो आप जानते हैं 1 मोल भी अगर कॉपर हुआ तो कितने सारे एटम हो जाएंगे, अवगाद्रो नंबर के बराबर, 10⁻23 के ऑर्डर में आपके पास क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स आप जानते हैं इतना साइज में छोटा होता है, आमतौर में नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, तो इसमें असंख्य नंबर में क्या मौजूद है, एटम्स। अब ये जो मैं बाहर निकलने की बात कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल एटम से बाहर निकला है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर एक एटम है मान लो, उसका ये न्यूक्लियस है, या इसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन छटक के कहाँ चला गया है, बाहर। तो ये बाहर जाने का मतलब ये एटम से बाहर निकला, इस लैटिस को छोड़ के बाहर नहीं निकला है, यहाँ से नहीं बाहर चला गया। कितने लोग मेरी बात समझ गए? वो इसी लैटिस के अंदर फ्री है, किस काम के लिए, मूव करने के लिए। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? पक्का? ये पूरा मान लीजिए आपके पास लेट से कॉपर वायर है, सिलेंड्रिकल, लेट से कैसा भी शेप हो, जरूरी है सिलेंड्रिकल हो, इस कीवर्ड शेप में ही मान लो।
तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अब क्योंकि जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा है कि कई सारे वजह हैं, साइज़ बड़ा होने से तो डिस्टेंस भी बढ़ता है। एक और कंसेप्ट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब ये बहुत दूर निकल गया है ना, तो इसके और इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक तरह से इसके और इसके बीच में क्या काम कर रहे हैं? ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल का काम कर रहे हैं कि ये इसको क्या करके रखे, खींच के रखे। क्या मेरी बात समझ पाए? क्लासरूम में लास्ट बेंच में बच्चे बैठे, तो उस लास्ट बेंच से पहले उससे सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट में भी तो बच्चे बैठे हैं, तो वही बच्चे ना उसको ब्लॉक कर रहे हैं टीचर के व्यू से। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? है ना? तो उसी तरीके से ये जो इतना पीछे है कि बीच के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, ये भी इन दोनों के बीच में आड़े में आता है। तो कई सारे वजह है, कुल मिला के इसके साइज में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के रखने की ताकत क्या पड़ चुकी है? कमजोर। और रूम टेम्परेचर हालत में ही इतना सफिशिएंट एनर्जी है इसके पास कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के क्या हो चुका है? बाहर। कहाँ से निकल के बाहर हो चुका है? एटम से। ध्यान रखिएगा, एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकल के वो जंप करके बाहर आ गया है। कहाँ पे बाहर आ गया? लैटिस के अंदर ही मौजूद है, लैटिस छोड़ के बाहर नहीं गया है। ये लैटिस छोड़ के जब बाहर जाने लगेगा ना, ये एकदम अलग चीज होगा। ये हमारे सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सिचुएशन ये भी आ सकता है कि पूरा पूरा लैटिस छोड़ के भी बाहर चला जाए, है ना? वो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास एक चैप्टर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो एकदम अलग कंसेप्ट है वो। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ से छोड़ के निकल जा रहा है बताओ? आउटर मोस्ट शेल से छोड़ के बाहर निकल गया है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को जो निकल के बाहर आ जाएगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम किस नाम से जानेंगे बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और ये ही वो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस पूरे लैटिस में क्या कर सकता है? फ्री है ना, किसी से बंधा हुआ नहीं है, तो इस पूरे लैटिस में क्या कर सकता है बताओ? मूव कर सकता है। और करंट का मतलब ही समझा दिया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि चार्ज पार्टिकल को मूव तो करना होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपके पास अब चार्ज पार्टिकल अवेलेबल हो गया कि नहीं हो गया जो कि चल सकता है? अब अवेलेबल हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अच्छा, जब तक ये फ्री नहीं है, क्या तब तक आपके पास चार्ज पार्टिकल है कोई जो कि पूरे लैटिस के अंदर भाग सके, मूव कर सके? नहीं मूव कर सकता है ना। तो इंसुलेटर में क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। अब अरे लकड़ी है, इंसुलेटर है, तो कोई दुनिया में कोई भी चीज होगा किससे बना हुआ होगा? बना तो एटम से ही होगा, लेकिन फिर वो कंडक्टर क्यों नहीं है, इंसुलेटर क्यों है? तो आप समझ गए होंगे कि उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से बहुत टाइटली कैसा है? बाउंडेड है। जैसे कार्बन के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और कार्बन आप जानते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन देने से तो रहा। कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है? इतने आसानी से तो देगा नहीं, क्योंकि उसके पास काबिलियत होता है अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने का, तभी तो इतना अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ पाए? और लकड़ी में आप जानते हैं बेसिकली सबसे बड़ा वेटेज किसका है? कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें कार्बन ही सबसे अधिक होते हैं, ऐसा ही है। तो वुड में क्या होता है कि वुड के अंदर मान लो कार्बन कंपोनेंट सबसे अधिक है, तो कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ कार्बन के जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा है। तो रूम टेम्परेचर का जो एनर्जी है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या कर दे? बाहर कर दे एटम से, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए ताकि वो मूव कर सके। ये सिचुएशन नहीं बन पाती है। समझ गए हो सब लोग? क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट? पक्का? तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन सब लोगों को समझ में आया कि आमतौर में उन एटम्स में जो जिनका साइज बड़ा होता है, बेसिकली हम मेटल की बात अगर कर ले जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो उसमें क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर धीरे 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 अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे आप सबसे अंतिम वाले जाएंगे जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में अगर दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाए कि एटम के साइज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स हैं और आउटर मोस्ट वाला काफ़ी दूर निकल गया है, राइट? तो नतीजा क्या होगा बताओ? दो चीज़, एक तो डिस्टेंस भी एक वजह है, प्लस बीच में और भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या दिक्कत करने लगता है कि इस न्यूक्लियस का काबिलियत कम कर देता है कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी क्या करके रखे? होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे। ऐसे सूरत में क्या होगा कि कमज़ोर तरीके से बने होने की वजह से
अगर रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पे भी अगर आप देखेंगे तो इतना एनर्जी होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है कि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, निकाल के बाहर फेंक दे, तोड़ दे। समझ गए हो? और वो निकल के बाहर कहाँ पे है अभी भी लैटिस के अंदर ही मौजूद है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अब पूरे लैटिस में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जो कि आगे चल के आपके लिए जिम्मेदार होगा किसके लिए, करंट के लिए। बात समझ में आई सबको? कहीं पे कोई दिक्कत किसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट से? पक्का नोट कर लीजिए।